नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 संविधान का, और जो कि संबंधित है मूल अधिकारों से। ठीक है। और जो संविधान में लिखा हुआ है वो है फंडामेंटल राइट कॉन्फर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसका संबंध दोस्तों भाग 3 से है। और भाग 3 में अनुच्छेदों की संख्या है, और मतलब अनुच्छेद हैं 12 से लेके 35 तक। ठीक है। लेकिन ये 12 से 35 तक संपूर्ण अनुच्छेद जो है आपको मूल अधिकार नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आप 14 से 32 तक मूल अधिकार से संबंधित है। और जो शेष है मतलब कि इधर जो 12 13 बच गया है, और इधर 33 34 35 इनका संबंध मूल अधिकार से डायरेक्ट नहीं है, पर मूल अधिकार के ऊपर और क्या क्या बातें हैं उससे संबंधित है। अर्थात 14 से 32 में मूल अधिकार के बारे में बातें करता है। ठीक है। जैसे समता का अधिकार। आगे देखते हैं, मूल अधिकार को हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यह अपने आप में भी प्रश्न बन सकता है, ठीक, कि वर्तमान में मूल अधिकार के कितने वर्ग हैं। तो उत्तर होगा 6। ठीक है। लेकिन मूल संविधान में दोस्तों 7 था। तो कैसे था अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। मूल लिखा है तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा, मूल संविधान। ठीक। और कैसे है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले जो है समता का अधिकार है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। समता, राइट टू इक्वेलिटी, ये कहां से कहां तक है, ये है आपका 14 to 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जो कि कहां से है, 19 से 22 तक है। फिर शोषण, अब ऐसा ना सोचिएगा कि शोषण का अधिकार, कि हमें अधिकार मिला हुआ है चलिए सबका शोषण करें, ऐसा नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यदि आपका शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार है कि आप जो है न्यायालय की शरण में जाए। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 से है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि एक खाका मन में तैयार कर लेना जरूरी है। और धार्मिक रिलीजन के लिए जो हमें फ्रीडम मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स है, वो 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वो 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसी को ये आर्टिकल 32। अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग दोस्तों, 29 से 30 अभी क्रम से चला आ रहा था। देखिए 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29 से 30, फिर 32, मतलब कि 31 कहाँ है। तो ये मैंने 31 को अलग से लिखा है, लेकिन पहले जो मूल संविधान था उसमें 31 संपत्ति का अधिकार था। मतलब आप अपनी संपत्ति को बनाए रख सकते हैं, लेकिन पहले पता था कि लोगों के पास जो आपके कुलीन वर्ग से सामंत थे, ये लोग काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज बना के रख लिए थे, और जो वंचित वर्ग थे उनके पास नहीं थी जो है संपत्ति। तो इसको देखते हुए इसको जो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से हटा के सिर्फ एक अधिकार के तौर, ठीक है, मतलब मूल अधिकार से हट गया कुल मिलाकर, सीधी बात। और 32 में, और अगर कोई प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भीमराव अम्बेडकर जी ने किसको जो है संविधान की आत्मा कहा, तो ये आत्मा परमात्मा सब यही आर्टिकल 32 को, ठीक है, कहते हैं। आते हैं आर्टिकल 31 पे। तो मूल संविधान में जो आर्टिकल 31 था वो तो हटा दिया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग कहते थे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन चूंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया था, और कौन से अमेंडमेंट से हटा था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और बाद में 44वें से नहीं, बाद में 3 और जुड़े थे विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। मतलब कि ये उससे उसका लेना देना नहीं है, इससे मूल अधिकार में नहीं गिना जाएगा इसे। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से थे। तो ये जो है 31st का खा, मतलब ये भी, तो इसको तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया था। तो 44 से तो हटाया गया था आर्टिकल 1 2 जो आपका मूल संविधान में था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में 31 का खा गा 3 जोड़े गए हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ तो जो संपत्ति है उसका असमान वितरण था। मतलब किसी के पास ज्यादा था, कम था। जो आज भी आप देखते होंगे जो कहीं कहीं वर्ग है कुछ, उसके पास जमीनें बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एक समान बंटवारा हो सके भूमि का या और सी संपत्ति होगा, तो इस वजह से ये सारे ऐड किए गए थे। जैसे आप 31st
में या आपके का में दिया गया है कि यदि लैंड रिफॉर्म करने के लिए जो है पार्लियामेंट कोई बिल लेके आती है या सोशल जस्टिस के लिए ले आती है, सामाजिक न्याय के लिए, तो इस बेसिस पर अगर कोई विधि बनाई जाती है, सिर्फ विधि ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई विधि बनती है, ठीक, या कोई अगर आदेश वगैरह पारित कर दिया जाता है या कोई नियम बनता है, ठीक है, रूल रेगुलेशन होता है, विनियम, ठीक है, रेगुलेशन लिख सकते हैं, तो रूल एंड रेगुलेशन, तो इस तरह अगर कुछ भी होता है तो उसे जो है 14, 19 और 31 आर्टिकल के आधार पर, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, मतलब कि आर्टिकल 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। तो चलिए थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। 31 का में पहले संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। पहला संविधान संशोधन मतलब कि आप समझिए कि बिल्कुल वही जब नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब समस्या तो थी ही भाई, समाजवाद के पक्षकार थे, उनका मतलब था कि जो प्रॉपर्टी है वो सब में एक समान रूप से बटे, ठीक है, कुछ ना कुछ समाजवाद साम्यवाद से कम और पूंजीवाद से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा क्या कि जो प्रॉपर्टीज है वो सब में इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसमें लिखा गया 31 का में कि यदि जो है संसद कोई विधि लाती है जो कि लैंड रिफॉर्म, इसको मैं LR का मतलब है लैंड रिफॉर्म, मतलब कि हिंदी में कह सकते हो, इंग्लिश में ही लिखो, अच्छा, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म या सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक कल्याण के लिए कोई विधि लाती है, आदेश लाती है, नियम लाती है, विनियम लाती है, तो उसे जो है 14, 19 और 31 के आधार पर चैलेंज नहीं करोगे, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है, कि भैया हमारा मूल अधिकार गड़बड़ हो गया है, चलिए अब जो है आपने कहा था कि मूल अधिकार की हमारी रक्षा होगी, तो चलिए रक्षा करिए और हमारी प्रॉपर्टी जो सरकार बांट रही है गरीबों में मत बांटने दीजिए और हमें जीवन भर के लिए अमीर बने रहने दीजिए। तो ऐसे में दोस्तों ये 31 का आया, ठीक है। उसके बाद खा भी तुरंत आया। इसका क्या है मामला, देख लीजिए, मुझे एक रफ लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, 14, 19, 31 के आधार पर ही क्यों, तो क्योंकि इन्हीं के आधार पर किया जा सकता था। जैसे 31 तो डायरेक्टली संबंधित था कि संपत्ति का अधिकार है आपके पास, संपत्ति बनाइए आप अपना। 14 समता का अधिकार था, ठीक है, इसके आधार पर जो है कोर्ट कर सकती थी। और 19 तो इस वजह से 3 से ही प्रॉब्लम थी, तो तीनों के आधार पर ना कर पाए। अच्छा, अब जो है हमें 31 खा को देखना है, क्या है, इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। 31 खा में ये था कि अगर संसद ने, ठीक है दोस्तों, अगर किसने, संसद ने कोई विधि बनाई है, ठीक, विधि बोले तो लॉ बनाया है, ठीक, और उसे 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में, मेरे अनुसूची का एक वीडियो ऑलरेडी है, तो 9वीं अनुसूची में अगर डाल देती है, ठीक, अगर संसद ने कोई विधि बनाई है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है या शामिल कर देती है, तो ऐसे पर कोई भी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी मतलब कोई भी जुडिशियल बॉडी मतलब न्यायपालिका, या आपने जो अधिकरण वगैरह बना देते हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह, तो ये कोई भी जुडिशनल बॉडी, कहीं कहीं SDM की लगती है, जो है कलेक्ट्रेट वगैरह, तो कोई भी जुडिशियल बॉडी हो जिसके पास क्वासी जुडिशियल हो या पूरा का पूरा जुडिशियल बॉडी हो, वो इस पे कंसीडर नहीं करेगी, या कह सकते हो विचार नहीं करेगी। समस्या हो जाता था, पता चला सरकार इतना बढ़िया बिल लेके आ रही है और किसी के पास गया, बोला चलो भैया तुम जो तुम्हारे पास जो 50 बीघा जमीन है ना फालतू का, जो धन्ना सेठ बन के बैठे हो, ले जाओ गरीबों में इसको बांटना है हमें, और तुम्हें जितनी जरूरत है उतनी ही मिलेगी, और वो ले गया, कोर्ट में केस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि संसद कोई विधि बनाई है जो कि 9वीं अनुसूची में अगर डाल दी, ठीक है, सूची में शामिल कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अब जो है वो कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, जुडिशियल बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये 31 खा थी। देखिए मैं अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, उतने पे ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में क्या है, केशवानंद भारती केस आया, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें फिर आगे पढ़ी जाएगी। अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे 31 खा में लिखा क्या है, ठीक है। इससे कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा कि सही में ऐसा होता है, आगे सब बदला हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद 31 गा भी देख लेते हैं क्या है, लगे हाथ, 31 गा, ठीक है। ये दोस्तों ऐड किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किससे, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और इसमें कहा गया था कि अगर कोई विधि बनाती है संसद,
अब कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि संसद अपनी जो है विधियों की रक्षा के लिए, जिससे कोई वाद ना उत्पन्न हो सके, और अगर बोलती है संसद कि अगर यह विधि 39 खा और गा के लिए बनाई गई है। अब सवाल आता है 39 खा गा क्या है? तो आपने देखा होगा डीपीएसपी, और डीपीएसपी में मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करेंगे डीपीएसपी क्या होता है, या अभी कर लीजिए डीपीएसपी क्या है और मूल अधिकार क्या है। देखो, सरकार जो है संविधान निर्माता जो थे हमारे, वो बहुत ज्यादा मूल अधिकार नहीं दे सकते। देखिए, जैसे मूल अधिकार अगर जनता को दी गई है तो यह एक प्रकार से सरकार के ऊपर कैप लग जाता है, ठीक, कि मूल अधिकार के लिए। तो ऐसे मूल अधिकार जो नहीं दिए जा सकते थे पर जरूरी थे, समय के साथ दिए जा सकते थे, या राज्य की जो है वो है कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक, तो उसको डीपीएसपी में रख दिया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसको 39 खा में है कि सार्वजनिक हित के बारे में है, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट। और गा में क्या है? धन का समान वितरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, धन का समान वितरण, समान वितरण, ठीक। तो अगर कोई विधि 39 खा और गा के लिए बनाई गई है, मतलब कि सार्वजनिक हित और धन का समान वितरण के लिए बनाया गया है, तो उसे कोई भी जुडिशियल बॉडी विचार नहीं करेगी। और किसके किसके आधार पर? 14, 19 और 31 के आधार पर। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से देख लीजिए, मन करे तो 31 हट गया था। मूल संविधान में 7 थे, अब 7 नहीं रहे क्योंकि संपत्ति का अधिकार हट गया। 44वें संविधान संशोधन से 31 1 और 2 हटा, लेकिन 31 का खा गा पहले ही जुड़ गया था। 31 का जुड़ा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, कि यदि कोई विधि लेके आती है लैंड रिफॉर्म सोशल जस्टिस के लिए, विधि ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल विधि लिख देगा, प्रश्न में लिख देगा केवल विधि, तो भाई साहब आदेश भी है, नियम भी है, रेगुलेशन भी है। मैं देखता हूँ पॉलिटी में बच्चों की एक प्रॉब्लम यही होती है कि वो इस तरह के प्रश्नों पर, नहीं नहीं भैया सिर्फ विधि, आदेश तो छोटी बात हो गई, नियम और विनियम तो छोटे बात हो गए। नहीं भैया, ध्यान से आप स्टेटमेंट पढ़ा करिए। उन्हें जो है 14, 19, 31 के आधार पर कोर्ट में जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जो है खा में क्या था? खा भी वही आई थी तुरंत। और संसद अगर कोई विधि बनाती है उसको 9th शेड्यूल में, तो यहाँ मैं हल्का सा हिंट कर देता हूँ, 9th शेड्यूल अनुसूची, 9वीं अनुसूची में डाल देती है, तो जो है आप उस पर विचार नहीं करेंगे। फिर 31 गा आया, जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था दोस्तों, ऐड कर लीजिएगा कॉपी में। और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया और बोला गया कि यदि 39 खा और गा के लिए, मतलब धन का समान वितरण और सार्वजनिक हित, ये सार्वजनिक हित है, समान वितरण है, इसके लिए अगर बनाया गया है तो 14, 19, 31 के आधार पर इसको चैलेंज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कभी कभी, मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है। तो मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, तो मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? एक्चुअली में जो आर्टिकल 14 है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मूल अधिकार की दृष्टि से। 19 भी है और 21 भी है, तो इस वजह से इन तीनों आर्टिकल को मिला के मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं, तो 14, 19 और 21 इसे हम अपने जहन में रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ मूल अधिकार का एक खाका तैयार कर लेंगे और फिर धीरे धीरे मूल अधिकार की सारी बातें करेंगे। जो हमारे मित्र बहुत पूरा व्याख्यान कायदे से नहीं सुनना चाहते, जैसे मतलब उनको किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है, एक्चुअली एग्जाम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, सब में मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना देख सकता है मित्रों। तो देखिए, अभी हमने देख लिया था, इतना कुछ हो गया। उसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ और जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है कि नहीं है, मतलब न्यायालय में इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं है, या ये एब्सोल्यूट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या जो है फंडामेंटल राइट में बदलाव किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, संशोधन। तो ये सारी बातें आज देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, तो एक प्रश्न आता है, कई जगह परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिर्फ भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो ये होगा, देखो आप डिजिट ऐसे पढ़िए, 15, 16, 29, 30 और बीच में क्या है 19। तो मतलब एक डिजाइन में आप याद कर लोगे, 15 दूनी 30,
15 दूनी 30, फिर उसके बाद 15 16 29 30, ये साथ में था, और 29 और 19 बिल्कुल देखिए थोड़ा मैच कर रहा है। मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको प्रॉब्लम क्या है, याद करवा रहा हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए अब 15 जो है राज्य कुछ अंतर करके अपन जो है छूट देती है, ठीक है, सुविधाओं में कि कहाँ पे महिलाओं की छूट होगी क्या कैसे, और 16 जो है नौकरियों में छूट देती है। तो अब ये बताइए कि ये नौकरी की छूट जो है और ये व्यक्तियों को मिलेगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ये सिर्फ नागरिकों के लिए होता है, ठीक। 19 में क्या है, 19 में आपको बसने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब बताइए ऐसी स्वतंत्रता, आप अगर कोई ब्रिटिश आ गया मान लो, तो उसे आप स्वतंत्रता दे देंगे, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। एक बार तो एक लोगों ने दिया था ना 1600 के आसपास, तब से देख समझ में आई बात, कितने वर्ष की गुलामी हो गई। तो भैया इस वजह से इसे सिर्फ नागरिकों ही देना है। 29 में क्या है, 29 में है भाषा लिपि, भाषा लिपि और संस्कृति, भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता। तो आप बताइए कोई विदेशी आके अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को बनाएगा यहाँ पे, तो ये ऐसी बातें तो हम अपने नागरिकों के लिए ही करेंगे। ऐसे ही 30वां आर्टिकल है, 30वां आर्टिकल है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। तो जो सांस्कृतिक रूप से जो है वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसके बाद स्थापना करके प्रशासन भी कर सकते हैं उनका। तो ऐसी ऐसी छूट जो है सिर्फ नागरिकों को ही मिल सकती है। तो आपको याद रखना है 15 फिर 30, 15 दूनी 30 और 30 के पहले 29, 15 के बाद 16 19, या 15 16 29 30 19, कैसे भी याद करिए। यही 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सबको प्राप्त है। देखिए सिर्फ नागरिकों को, मतलब ऐसे मत कुछ निकाल लीजिएगा कि 14 वाला क्या नागरिकों को नहीं प्राप्त है, पूरा का पूरा मूल अधिकार नागरिकों को है, लेकिन यह सिर्फ नागरिकों को है, व्यक्तियों को नहीं है। अच्छा, व्यक्ति और नागरिक में अंतर क्या है, नागरिक मतलब जो भारत का व्यक्ति है वो नागरिक कहलाएगा, ठीक है, और जो बाहर के उनको व्यक्ति। जहां पे संविधान में व्यक्ति लिखा है वहां आप समझिएगा किसी के लिए भी है, और जहां पे नागरिक लिखा है वहां पे हम लोग हमारे भारतीयों के बारे में बात है। अच्छा भैया, अगला है क्या फंडामेंटल राइट अब्सोल्यूट है या नहीं है, मतलब अत्यांतिक है, अत्यांतिक यहाँ पे बिंदी रहेगी, है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों अत्यांतिक का अर्थ क्या है। अत्यांतिक का अर्थ है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, या कह सकते हो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो उन्हें हम लोग कहते हैं अत्यांतिक या एब्सोल्यूट। तो अब अगर गौर से देखा जाए दोस्तों तो आप खुद ही पाओगे कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स हैं कहीं कहीं तो उसी में डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। जैसे आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19(1) तो ये पूरा आपको देती है मूल अधिकार, लेकिन साथ में इसके साथ जो बाकी और हैं वो सिर्फ जो है रिस्ट्रिक्शंस ही लगाते हैं। जैसे कि अभी पढ़ेंगे, जैसे इसी में कहीं पे लिखा है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसी पे जो है लोग आप देखिए कितना मूर्खता वाली बात करते रहते हैं, कहीं भीड़ में रहते हैं या कहीं पे रहते हैं तो कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, और उसी के नाम पे कितना उल जलूल बातें जो है करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लिखा हुआ है साफ साफ कि आप क्या बोल सकते हैं, फिर इसी में लिखा हुआ है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं, फिर इसी में लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए कि रिस्ट्रिक्शन तो लग गया इसका मतलब, तो क्या बताइए अत्यांतिक है या नहीं, तो नहीं है अत्यांतिक, ठीक है। और इसकी समीक्षा करना, ठीक है, ये अगर समीक्षा भाई तो समीक्षा का विषय है, और समीक्षा में आप हमेशा, समीक्षा मतलब आप तुलना करेंगे, तो समीक्षा में समीक्षा मतलब तुलना नहीं, समीक्षा मतलब हुआ कि आप अपना व्यू रखिए, लेकिन समीक्षा लिखते वक्त आप किसी और कंट्री का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, खास करके यूके का लीजिए, यूएस का लीजिए, ठीक है, एक आध और यूरोपियन कंट्री का ले सकते हैं, पड़ोसी देशों का ले सकते हैं। निगेटिव लिस्ट है, पॉजिटिव लिस्ट है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे बाद में। अच्छा, अगला प्रश्न पूछता है क्या जो है फंडामेंटल राइट्स का निलंबन व निर्बंधन हो सकता है, मतलब सस्पेंशन या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो भैया हाँ, सीधे सीधे पहली चीज तो ये समझ लो कि मतलब जिसको दो टूक शब्दों में जवाब चाहिए, हाँ लग सकता है। विशेष स्थिति में, चलिए पढ़ लीजिए क्या है। विशेष स्थिति में, हर स्थिति में नहीं, सिर्फ विशेष स्थिति में राज्य मूल अधिकार वापस ले ले तो इसी को निलंबन कहा जाता है।
पहले तो ये जान लो निलंबन और निर्बंधन है क्या। अगर कोई विशेष स्थिति आ जाए और राज्य मूल अधिकार वापस ले ले नागरिकों से, तो इसे क्या कहा जाता है, निलंबन। और निर्बंधन क्या है कि मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाए, ठीक है, इसे निर्बंधन कहा जाता है। तो ये दोनों जो है कि निलंबन भी हो सकता है और निर्बंधन भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। अब जैसे मैंने आर्टिकल 19 का एग्जांपल लिया, तो आर्टिकल 19 में ही युक्ति युक्त निर्बंधन लगा भी हुआ। जैसे हमें निर्बंधन देखिए यहाँ मिल गया, तो जैसे हमें अधिकार तो मिला है पर साथ साथ में उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं, वो कि कहीं कहीं तो देखिए आर्टिकल में ही वर्णित है, जो हमें आर्टिकल अधिकार देता है वही हमें बताता है बेटा तुम्हें वो ये रिस्ट्रिक्शन भी है, बहुत उड़ो नहीं, ठीक है। और कहीं कहीं जैसे आपने अभी 31 का खा गा पढ़ा था, तो ये भी एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन ही हुआ, है कि नहीं, कि भाई 31 का खा क्या कहता था कि 14, 19 और 31 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन ही हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे में ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि संशोधन हो सकता है या नहीं, तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि यस हो सकता है, ठीक है। इसके लिए बस थोड़ा वेट करना होगा हमारे पास जब वाद आएंगे, ठीक है। कौन से वाद, केशवानंद भारती आएगा, शंकरी प्रसाद आएगा, सज्जन सिंह का आएगा मामला, इन सब मामलों को हम देखेंगे और फिर आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक, राइट्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे एग्जामों के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेंस में, प्री में, बहुत जगहों पे पूछा जाता है। तो इसको हम लोग कायदे से करेंगे कवर, और जो है पहले डिटेल, पहले फैक्ट बोल दिया करेंगे, उसके बाद जो है जब समीक्षा वगैरह करना होगा तब करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, फिर जो है इस लेक्चर को बंद करेंगे, और वो क्या है कि आपने बिल्कुल शुरू में देखा था, मैं उस पेज को फिर से लेके आता हूँ। अब जैसे लोगों के पास देखिए यहाँ पे, अच्छा ये ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे 12 से 35 तो है पूरा का पूरा, लेकिन सिर्फ 14 से 32 में जो है वर्णन किया गया है। तो भैया बाकी में क्या है, तो बाकी आर्टिकल्स को जरा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम आते हैं आर्टिकल नंबर 12 के ऊपर। तो आर्टिकल 12 में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में परिभाषा है किसकी, राज्य की, ठीक। तो आर्टिकल 3 के संदर्भ में, सॉरी, भाग राज्य की परिभाषा राज्य की, और किसके लिए, भाग 3 के लिए। भाग 3 में राज्य कहाँ कहाँ पे बोला गया है, इसे क्या समझा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मैं काम आपको दे दूं, होमवर्क, सॉरी, ठीक है। इसमें काम ये है कि आप देखेंगे राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, चलिए मैं ही बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। 13 में है, आप अगर कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई विधि बन जाती है, सपोज जैसे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, और संसद ने कोई विधि बना दिया कि आज के बाद चमड़े का व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना लगेगा। तो आप देखिए दोनों फंडामेंटल राइट्स में और उन्होंने जो लॉ बनाया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ऐसे में जो भी विधि फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगी वह क्या होंगी, वह खारिज हो जाएंगी। ये बात कौन कर रहा है, ये आर्टिकल नंबर 13 कह रहा है, और जितनी मात्रा में विरोध करती हैं उतनी खारिज होंगी। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, 14 से लेके 32 तक तो हमें करना ही करना था बात में बात। तो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 33 पे, क्योंकि 32 के बाद 33 आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है 3 लोगों का ध्यान देना है, एक सेना, ठीक, एक पुलिस, एक सेना, एक पुलिस, और एक जो है गुप्तचर, ठीक। इन तीनों का, सेना, पुलिस, गुप्तचर, इन तीनों का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट सीमित किया जाता है, ठीक है। इन लोगों का फंडामेंटल राइट क्या किया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, ठीक। अब जैसे अगर इनको भी ऐसे ही बकबकाने की स्वतंत्रता मिल जाए, तो ये भी पता चला बताएंगे कि हमारे सैन्य ठिकाने यहाँ यहाँ है, हमने इतने परमाणु बम बनाए हुए हैं, या जो भी है, गुप्तचर पता लगा इकट्ठा करके आया न्यूज, और न्यूज वाले पहुंच गए और बोले हाँ मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और बताएंगे देखिए मैंने ये जासूसी करके बताया, फलाना आदमी जो है जो भी है वो चीन में गया है, इस वक्त सब्जी बेचने का नाटक कर रहा है और बहुत बड़ा खुलासा करेगा, या पाकिस्तान में गया है, तो बेचारा इस गुप्तचर के व्यक्ति की स्वतंत्रता में दूसरे का जान चला जाएगा। तो इस वजह से ये जो जिनके पास देश की अखंडता, एकता का दायित्व है, उनके फंडामेंटल राइट्स को
सीमित किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 34 में आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 34 ये क्या कहता है? ये कहता है अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ बोले तो जहां पे लॉ मतलब कानून, मार्शल मतलब सेना का कानून जहां पे चल रहा है, ठीक है, उस तो उस क्षेत्र में जो है संसद जो है मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अगर किसी जगह पे एरिया में, जैसे मान लो इस एरिया में मार्शल लॉ चल रहा है, तो संसद क्या, तो कौन सीमित कर सकता है? संसद। तो संसद जो है फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। तो यहाँ ध्यान क्या देना दोस्तों? संसद ध्यान देना। ये नहीं कि आप सेना कर देंगे कि बहुत जोश में पहुंचे कहते देश की सेना जो है इवन संसद से भी ज्यादा ताकतवर है, वो जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा होती है उस एरिया में फंडामेंटल राइट्स को भी सीमित कर सकता है। नहीं गुरु, ध्यान से ध्यान दो। मार्शल लॉ लगा हुआ है अगर किसी एरिया में, तो संसद उस एरिया के लोगों का, उस क्षेत्र के लोगों का, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है, फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकता है। 35 अपराध, यहाँ पे हमें क्या देना है कि अपराध के लिए दंड निर्धारित करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होगी। मतलब अगर कोई आपने जुर्म किया जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो आप दंड दिए जाओगे। ठीक है, दंड दिया जाएगा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। अगर कुछ करते हो, नहीं कहोगे अगेंस्ट, अगर कुछ है तो दंड देगा। और दंड कौन देगा? संसद देगी। और कैसे देगी संसद? ऐसे थोड़ी ना बुलाएगी संसद भवन में, चलो मुर्गा बन जाओ। संसद देगी विधि द्वारा। ठीक, तो इसके लिए विधियां भी बनती हैं, जैसे तमाम विधि बनी है, एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह है। ठीक, तो दोस्तों ये भी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, घबराइएगा नहीं, फिलहाल इतना जान लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है हमने आज आप मूल अधिकार शुरू कर दिया हम लोगों ने, और धीरे धीरे ये भी समाप्ति की तरफ चलेगा। और एक मेरे पास ट्रिक था, उसे मैं सोच रहा हूँ बताऊं आपको, और वो ये है, जैसे ये क्रम से याद करने के लिए कि समता, स्वतंत्रता, शोषण, तो इसके लिए मैंने एक ऐसे ही बहुत पहले याद किया था, समा स्वत सो। कोई कुछ भी नहीं, इसका रीजन क्या है, क्या बन रहा है, समा स्वत सो, बस इतना है कि ये निकल जाता है एक राइम की तरह। तो समा स्वत सो, तो समा से हो गया समानता, स्वत से हो गया स्वतंत्रता, सो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये तीन जो है क्रम से हमें याद रहेंगे 23-24। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने से दोस्तों थोड़ा मोटिवेट होता हूं मैं और भी वीडियो बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच।